बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट 66 और हमारा जो टॉपिक है वो है, जो हमारा चैप्टर चल रहा था जीव जनन कैसे करते हैं, उसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, एकल जीवों में प्रजनन की विधि। यानी जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं वो जनन किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी विधियाँ दे रखी हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि वो किस किस तरह से जनन या प्रजनन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा बच्चों, जिसमें लिखा है अलैंगिक जनन। तो हमने इससे पिछली वाली वर्कशीट में पढ़ा था लैंगिक और अलैंगिक दो तरह के जनन होते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अलैंगिक के बारे में। मैंने आपको बताया था पिछली वर्कशीट में भी कि लैंगिक का मतलब होता है लैंगिक जनन में दो पेरेंट्स यानी माता पिता दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि अलैंगिक में सिर्फ एक ही होता है। तो इसको याद रखने का एक और तरीका है कि आप अलैंगिक में जो ये आ लगा है, इस आ का मतलब है एक, ठीक है, यानी अकेला। इस तरह से भी याद कर सकते हो, यानी इसमें कौन है, अकेला पेरेंट्स है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। कौन कौन सी विधियां हैं ये विधियां हम देख लेते हैं एक बार। इसमें सबसे पहली जो विधि है वो है हमारी विखंडन। विखंडन यहाँ पर दो तरह का है, एक द्विखंडन और एक बहुखंडन, जो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे इसमें डिफरेंस क्या होता है। सेकंड है पुनर्जनन, इसके बाद मुकुलन, खंडन, बीजाणु समासंग। उसके नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन, जो भी ये भी दो तरह का होता है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विखंडन की कि विखंडन में क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चों डायग्राम भी दिए गए हैं और आपका जो पेपर आएगा उसमें भी आपको डायग्राम बनाने होते हैं। पूछा जाता है कि इसको चित्र के द्वारा दर्शाएं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विखंडन की, तो ये होता किसमें है, एक कोशिकीय जीवों में। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है एक कोशिकीय जीव, यानी जो कोशिका जिसमें कितनी है, सिर्फ एक कोशिका होती है, जिससे नए जीवों की उत्पत्ति होती है। और यह दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा, पहला है द्विखंडन। आप यहाँ पे देख रहे होंगे द्वि मतलब होता है बच्चों दो, खंडन मीन्स टुकड़े। तो कोई भी ऐसी चीज जिसके दो टुकड़े हो जाएं वो क्या कहलाता है, द्विखंडन। इसके बाद क्या होता है इसमें कि एक कोशिका दो बराबर हिस्सों में बट जाती है। जैसे अगर ये एक कोशिका है तो ये दो कोशिकाएं इसकी बट गई और दो बच्चे बन गए, ठीक है। उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा किस किस में होता है ये, अमीबा में और लेशमानिया में। लेशमानिया का यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। आपके पेपर में अमीबा या लेशमानिया, अमीबा बहुत बार आ चुका है, लास्ट टाइम लेशमानिया पूछा गया था कंपार्टमेंट के एग्जाम में। तो अभी आप देखिए जरा लेशमानिया में क्या हुआ कि आप यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये सिंगल एक लेशमानिया है जिसके बीच में क्या है बच्चों, नाभिक होता है यानी केंद्रक होता है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, केंद्रक का साइज थोड़ा बढ़ रहा है। इसके बाद क्या होगा कि ये जो केंद्रक होता है ये क्या हुआ, दो पार्ट्स में टूट गया। यहीं से इसका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, यानी ये विभाजित होना शुरू हो जाता है। और ये देखिए ये दो केंद्रक और दो लेशमानिया बन गए, ठीक है। क्योंकि एक से दो बने हैं तो इसको हम बोलते हैं द्विखंडन। इसी तरह से आपसे अमीबा में पूछा जा सकता है, तो अमीबा में भी हम इसी तरह से दिखाते हैं कि ये अमीबा है, इसके बीच में केंद्रक है। नेक्स्ट में हम थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं केंद्रक का, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि ये दो हिस्सों में टूट जाता है और दो अमीबा यहाँ पर बन जाते हैं। तो दो में टूटा है इसलिए हम इसको बोलेंगे द्विखंडन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बहुखंडन। बहु मीन्स होता है बहुत सारे, खंडन मीन्स टुकड़े, यानी वो तरीका जिसमें बहुत सारे टुकड़े हो जाएं एक कोशिका के, या वो क्या कहलाता है, बहुखंडन। यहाँ देखिए ये क्या है, छोटे 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 टुकड़े हो गए हैं कोशिका के, और ये जितने भी टुकड़े हैं ये क्या होंगे, हर एक नया जीव, हर एक कोशिका, हर एक टुकड़े से एक नया जीव बन जाएगा। तो ये देखिए एक कोशिका एक साथ कई कोशिकाओं में विभाजित हो गई, यानी टूट गई, खंडित हो गई। उदाहरण के लिए किसमें, उदाहरण देखिए प्लाज्मोडियम, मलेरिया का जो परजीवी होता है, और अमीबा भी प्रतिकूल परिस्थितियों में ये प्रोसेस यूज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है सेकेंड तरीका आता है वो है हमारा मुकुलन। मुकुलन देखिए वह प्रक्रिया जिसमें एक वृद्धि मुकुल माता पिता जीव के शरीर पर बनती है और जो जब अलग होती है और एक नया जीव बन जाता है। जैसे किसके, उदाहरण क्या है इसका, खमीर और हाइड्रा। यहाँ देखिए बच्चों नीचे इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, हाइड्रा में मुकुलन। तो एक जीव है हाइड्रा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा उभार, जैसे अगर किसी किसी के जो होते हैं बचपन में भी सबके हमारे फुंसियाँ निकली हैं, निकल जाती हैं बच्चों को। तो अगर यहाँ पर क्या हुआ कि इस हाइड्रा के भी यहाँ पर एक छोटा सा उभार
उत्पन्न होता है और धीरे धीरे ये उभार बढ़ता जाता है और बढ़ने के बाद ये किसका रूप ले लेता है, मुकुल का। और एंड में क्या होता है कि यहाँ से ये हट जाता है। तो इसके बाद एक हाइड्रा ये है और दूसरा हाइड्रा ये बन जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं मुकुलन। और किसके अंदर होता है, खमीर में और हाइड्रा में। नेक्स्ट है बीजाणु समासंग। यहाँ पर बीजाणु एक मोटी दीवार वाले सूक्ष्म अलैंगिक प्रजनन निकाय हैं। बीजाणु स्पोरिंगियम में बनते हैं। अंकुरन पर प्रत्येक बीजाणु एक नए जीव में बदल जाता है। ये किसके जैसे राइजोपस पेनिसिलियम को जन्म देते हैं। यहाँ देखिए कि ये जो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो ये क्या होती है, बीजाणुधानी हम इसको बोलते हैं। इसके अंदर इसकी जो भित्ति होती है यानी इसका जो बाहरी कवर होता है वो बहुत मोटा होता है, मोटी दीवार होती है जिसके अंदर छोटे छोटे बीजाणु इस तरह से होती है बच्चों। ये एक मोटी भित्ति हो गई, दीवार हो गई और इसके अंदर छोटे छोटे से बीजाणु होते हैं। और ये मोटी भित्ति इसको हर तरह से हर प्रतिकूल परिस्थिति में सुरक्षित रखती है। इसके बाद जब ये फटती है तो ये जो बीजाणु होते हैं, ये छोटे छोटे बीजाणु ये नीचे गिर जाते हैं ज़मीन पर, और जहाँ पर भी ये उड़ के गिर जाते हैं वहीं पर एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बीजाणु समासंग। ठीक है, तो ये राइजोपस में क्या हो रहा है बच्चों, बीजाणु समासंग, ये राइजोपस में। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट आता है हमारा लिखा बच्चों यहाँ पर विखंडन है, बट ये विखंडन नहीं है, ये खंडन है। तो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। हमारा खंडन ये वाला खंडन यानी वही फिर से टूटना। इस प्रक्रिया में जीव 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक वयस्क जीव में विकसित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका स्पाइरोगाइरा। ये यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है। स्पाइरोगाइरा में ये होता है, कैसे होता है कि जैसे ये स्पाइरोगाइरा है, अगर यहाँ पर इसके 3-4 टुकड़े मैंने कर दिए हैं, 1 2 3 4, तो होगा क्या बच्चों कि ये हर एक टुकड़े से एक नया जीव यानी एक नया स्पाइरोगाइरा बन जाएगा। ठीक है, तो इस विधि को हम बोलते हैं खंडन विधि। नेक्स्ट आता है पुनर्जनन। पुनर्जनन यानी कि दोबारा से जन्म लेना या पुनर्जीवित हो जाना। इस विधि में क्या होता है कि मूल शरीर के अंगों से एक पूर्ण जीव वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया को पुनर्जनन कहते हैं। यानी जो हमारा मेन शरीर था, मूल शरीर, उसके हमने क्या कर दिए, अगर टुकड़े कर दिए तो अलग अलग अंग बन गए, अलग अलग अंगों में वो टूट गया। अब क्या हुआ, इन अंगों से हमने पूरा जीव वापस से प्राप्त कर लिया। उस प्रक्रिया को हमने क्या किया, कहा पुनर्जनन। पुनर्जनन विशेष कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। जैसे किसमें होता है, हाइड्रा में भी होता है और प्लेनेरिया में भी होता है। हाइड्रा में अभी हमने देखा था मुकुलन भी होता है, इसी तरह से हाइड्रा में पुनर्जनन भी होता है और सेकंड होता है प्लेनेरिया में। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर एक छोटा सा जीव था, इसके 3 हिस्से हो गए बच्चों यहाँ पर, और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये तीनों हिस्से अलग अलग एक नए जीव में विकसित हो गए। तो ये विधि हमारी क्या कहलाती है, पुनर्जनन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन में क्या होता है, यह पौधों में प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है जहाँ वनस्पति भाग अर्थात किस किस से हम नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं, जड़ से, तने से और पत्तियों से। यहाँ पर देखिए एक पत्ती दिखाई दे रखी है, इसमें अगर ये जो नीचे ये जो छोटी छोटी क्या होती हैं, कलिका निकल जाती हैं। अगर ये कलिका आप यहाँ से हटाकर मिट्टी में लगा देंगे तो एक नया पौधा जनन प्रोसेस कहलाएगा, यानी एक नया पौधा बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कायिक प्रजनन से भी हम क्या कर सकते हैं, ये भी क्या है, एक जनन की विधि है। नेक्स्ट वापस आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो ये हमारा आंसर यहीं पर हमें मिल जाएगा। ये देखिए द्विखंडन यहाँ से यहाँ तक हम लिख देंगे और बहुखंडन ये। तो अगर आप इसको डिफरेंस इस तरह से दिखाएंगे बच्चों तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि आप यहाँ पर लिखिए द्विखंडन और यहाँ पर लिखना बहुखंडन, और फिर उसके नीचे नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं। बीजाणु एक, अभी हमने पढ़ा था, एक विशेष प्रकार की जनन संरचना है जो बहुत हल्के होते हैं और कई कारणों से क्या होता है कि ये अपने अलग हो जाते हैं। कारणों से ये बीजाणु अपने गुच्छ से अलग होकर इधर उधर फैल जाते हैं।
ये जीव के जनन भाग होते हैं जो विषम परिस्थितियों में इनकी मोटी बुद्धि के कारण सुरक्षित रहते हैं। और जैसे ही ये नमी के संपर्क में आते हैं बच्चों, किसके संपर्क में, नमी सतह के संपर्क में आते हैं, वृद्धि करने लगते हैं और इस प्रकार से क्या होता है, बीजाणु द्वारा जनन प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे यह पता चले कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा, यानी पुनर्जनन, इसका मीनिंग है पुनर्जनन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। हमारा आंसर है, जटिल संरचना वाले जीव कोशिकाओं का केवल समूह नहीं है, इसके ऊतकों का में एक विशेष कार्य करने के लिए कोशिकाएं संगठित होती हैं। बच्चों, जो बहुकोश के जीव होते हैं जैसे हम हैं, उनमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कार्य करने के लिए कोशिकाओं का एक समूह होता है, ठीक है, जो ऊतक, जिसको हम ऊतक बोलते हैं। और ऊतक संगठित होकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। ये अंग शरीर में किसी निश्चित स्थानों पर स्थित होते हैं। ऐसी संगठित स्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यवहारिक होता है, अतः जटिल बहुकोश के जीवों में जनन के लिए अधिक जटिल विधियों का प्रयोग की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है हमारा, कुछ पौधों को उगाने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है कायिक प्रवर्धन? इसलिए किया जाता है कि जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, उनका प्रजनन कायिक प्रवर्धन द्वारा ही हो सकता है। सेकंड है, इस विधि द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए जाने वाले पौधों की अपेक्षा कम समय में, यानी कम टाइम लगता है, फूल और फल जल्दी लग जाते हैं। तीसरा है, इस विधि द्वारा उगाए जाने वाले पौधों में फल एवं फूल जनक के पौधों के ही समान होते हैं, यानी सिंगल पेरेंट है तो समान ही होंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो सभी अपना जल्दी से काम कंप्लीट करके इसको सेंड करें। थैंक यू।